Hello everyone, welcome to my channel Smart Study with Dr. Sandeep. इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। उसका जो सेकंड टाइप होता है ब्रांच प्रोग्राम लर्निंग या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है। इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग में और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में वर्ड के साथ साथ जो कंटेंट है और कंटेंट का जो साइज है उसमें भी डिफरेंस आता है। स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की शुरुआत करी थी। ये मनोवैज्ञानिक थे यूएसए की आर्मी में, और वहीं से ही इन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करा है। वो ये मानकर चलते थे कि जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वहाँ उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से व्यक्ति बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकता है। क्योंकि केवल इंस्ट्रक्शन मिल रही है तो ऐसे में उसके मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल बन जाता है, जिसका बेस है कि व्यक्ति अपनी कमियों से, अपनी समस्याओं से भी सीखता है, और जो व्यक्ति अपनी कमियों, अपनी समस्याओं से सीखता है वो उसे जीवन पर्यंत या लंबे समय तक याद रहता है। वो भी इसी चीज को लेकर चलते हैं। क्राउडर बिलीव दैट मिस्टेक्स डू नॉट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन लर्निंग, rather the weaknesses of learner are diagnosed through mistakes। कि हमें व्यक्ति की कमियों से पे फोकस नहीं करना है, व्यक्ति अपनी कमियों से भी सीखता है। ये हमारा काम है कि हम उसकी समस्याओं का निदान कर सकें, और उसकी समस्या के निदान करने के पश्चात जब हम उसे कोई ट्रेनिंग, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो उसे बेहतर तरीके से समझकर याद रखता है। Hence, the main objective of branching program instruction is to diagnose the weaknesses of learner एंड प्रोवाइड देम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। कि हमें जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है या लर्नर है, उसकी कमियों का निदान करना है और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर, उनका प्रॉपर उपचार करके, सही उपचार करके आगे सिखाना है। In a branching plan, the size of item is bigger than that of linear plan। जब हमने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन करा था पिछली वीडियो में, वहां पर बात आई थी कि यहाँ छोटे छोटे पदों में कंटेंट को प्रस्तुत किया जाता है। छोटे पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर पद का जो साइज है वो बड़ा होगा, और यहाँ पर जो पद हैं वो पूरे कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है और एक पेज का भी हो सकता है। जो फर्स्ट फ्रेम होगा वो बच्चे की वही प्रीवियस नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म रहती है वो एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और बच्चा कंटेंट पढ़ने के बाद उसके सामने उसका एक ऑप्शन भी लिखा हुआ मेंशन रहता है कि इन केस अगर बच्चे का आंसर गलत है, अगर बच्चा सही आंसर दे रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा। इन केस अगर बच्चे का आंसर गलत है तो वो जो हिंट, जो प्रॉम्प्ट हम यूज करते हैं, जो आंसर के क्वेश्चन के सामने रहते हैं, बच्चा उस पेज नंबर पर जाकर उस पेज को देखता है। वहां पर उसे कुछ सजेशंस मिलते हैं, जिसे पढ़ने के बाद बच्चा मेन पेज पर आता है, स्टडी पेज पर, और वहां से दोबारा कंटेंट पढ़ के अपना आंसर सही करता है। सेम यही प्रोसेस कंटिन्यू
चलता रहता है। और क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम का साइज है वो बड़ा है, तो एक कंसेप्ट पूरा होने का भी पूरा एक फ्रेम तैयार किया जा सकता है। इसमें एक फ्रेम अपने में कंप्लीट होता है, उसका किसी नेक्स्ट फ्रेम के साथ या प्रीवियस फ्रेम के साथ कोई रिलेशनशिप होना आवश्यक नहीं है। बच्चा अपना कंटेंट पढ़ता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के आंसर देता है, आंसर सही है तो आगे बढ़ता है, आंसर गलत है तो जो रॉन्ग पेज है, जो ऑप्शन वाला पेज है, जो क्वेश्चन के सामने मेंशन रहता है, उस पर जाकर देखता है, वहां पर उसे सजेशंस दिए जाते हैं, फिर वापस मेन पेज को पढ़ के अपना आंसर सही करके वो नेक्स्ट फ्रेम तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को जो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लेकर चलते हैं और हमारे ब्रांचिंग प्रोग्राम में निकल कर आती है, वो हमारा जो ट्रेडिशनल ट्यूटोरियल मेथड है, जो क्लासरूम में सदियों से चला आ रहा है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, प्रोग्राम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग भी इसी पर ही बेस्ड है। इसलिए इसे इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, यानी बाह्य शैली पर आधारित अभिक्रम। क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने आंसर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, जब तक बच्चा वही आंसर जो प्रोग्रामर ने डिसाइड किया हुआ है वो नहीं दे रहा था, तब तक उसका आंसर गलत ही माना जाता था। लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास मल्टीपल चॉइस है आंसर्स की, तो वो कोई भी आंसर दे सकता है। अगर उसका आंसर सही है तो आगे बढ़ता है, नहीं है तो वापस से पढ़कर सही आंसर देते ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें जो बच्चे के आंसर्स हैं उसके लिए भी फ्रीडम थोड़ी सी मिल जाती है। अब दिस प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। इट्स बुक फॉर्म इज कॉल्ड स्क्रैम्बल बुक। किताब के तरीके से भी ये प्रोग्राम लर्निंग दिखाई प्रस्तुत की जा सकती है। बुक के फॉर्म होती है, वो उस बुक का नाम होता है स्क्रैम्बल बुक, बिकॉज द पेजेस ऑन दिस बुक आर नॉट इन द नॉर्मल ऑर्डर, क्योंकि सीक्वेंस से नहीं होता पेज नंबर्स का। On selecting the wrong answer, the student goes to given page and find out the reason for his answer being wrong. बच्चे का अगर आंसर गलत है तो वो रॉन्ग पेज पर जाकर देखता है स्क्रैम्बल बुक में, और वहां से उसका सही आंसर का हिंट मिलता है, जिससे बच्चा पढ़कर अपने आंसर को सही कर पाता है और अगले फ्रेम पर जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। इसमें जो व्याख्या है, जो कंटेंट है, जो फ्रेम है हमारा, उस पर फोकस किया जाता है कि जो फ्रेम की लैंग्वेज है और जो कंटेंट है वो इस तरीके का तैयार किया जाए कि स्टडी करने वाला बच्चा आसानी से उस चीज को समझ सके और समझने के बाद सही उत्तर दे सके। इसमें एक पैराग्राफ से लेकर एक पेज तक का भी एक फ्रेम तैयार हो सकता है, जिसे हम होम पेज कहते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि निदान का नियम। इसमें हमें बच्चों की कमजोरियों को पहचानना है ताकि हम उसकी इन कमजोरियों का निदान कर सकें। जैसे कि अगर हमारे पास बच्चे को मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं और पहली बार में ही उसका आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात है। इन केस अगर उसका आंसर गलत आ रहा है, वो रॉन्ग पेज पर जाकर दोबारा से आंसर कर रहा है, फिर भी उसका गलत आ रहा है, यानी कि उस फ्रेम में जो जिस लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर मेंशन है, बच्चे को वो लाइन समझ में नहीं आ रही, तो उस 2 लाइन या 3 लाइन में बच्चे की समस्या निकल कर आती है। तो
यहाँ हमें उन 2-3 लाइंस के लिए बच्चे का समस्या का निदान करना है। और तीसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिमीडिएशन, यानी कि उपचार का सिद्धांत। जब हमें पता लग गया कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, तो हम केवल और केवल उस समस्या के समाधान पर ही फोकस करते हैं। यानी कि वो जो 2-3 लाइंस आ रही थी जिसमें बच्चे को समझ में नहीं आया और वो गलत आंसर दे रहा है, तो उन 2-3 लाइंस के लिए हम क्या रिमीडियल वर्क कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जब बच्चा गलत रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसके सामने जो पेज नंबर मेंशन किया गया, जो रॉन्ग पेज का नंबर होता है, वो वहां पर जाकर जब अपनी समस्या का पुनः समाधान करेगा, तो हमें ये समझ में आएगा कि बच्चे को इन 2-3 लाइंस में, अगर एक बच्चे को हो रही है तो हो सकता है इन 2-3 लाइंस में पूरी क्लास को, या इन फ्यूचर जब हम ये फ्रेम किसी नए बच्चे को देंगे तो वहां पर उसके लिए समस्याएं हो सकती है। एजम्पशंस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कि हम क्या क्या मान्यताएं हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के लिए, कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि बच्चा उसे आसानी से सीख सके। फिर इस तरीके की जो गलतियां, जो बाधाएं उसके सीखने में दिक्कतें कर रही हैं, उनको कैसे हम ढूंढकर उनका निदान किया जा सके। कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे की लर्निंग में, उन पर फोकस किया जाए, उन कमियों पर फोकस किया जाए। और अगर वीकनेसेस हैं, परेशानियां हैं, तो उसके लिए हमें उपचारात्मक कार्य, रिमीडियल वर्क करना पड़ता है ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। और if the student is given the freedom to learn according to his needs, his learning become effectively। अगर बच्चे को फ्री छोड़कर उसे जिम्मेदारी दे दी जाए स्वयं से सीखने की, तो बच्चा इफेक्टिवली चीज़ों को सीख सकता है, बेहतर सीख सकता है। और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हेल्प करते हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें भी साथ के साथ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जैसे लीनियर में मिल रहा था कि हमें अपना जो आंसर है उसके सही या गलत होने का इंस्टेंट रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, और गलत है तो हमें ये हेल्प मिलती है कि किस पेज पर जाकर हम अपना हिंट देख सकते हैं और वापस आकर अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ये हेल्पफुल रहता है बच्चे के लिए। फीचर्स ऑफ ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, द एंटायर इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज डिवाइडेड इन 2 फ्रेम्स। यहाँ पर वही चीज़ आती है कि पूरे सिलेबस को, पूरे कंटेंट को हमने डिवाइड कर दिया है फ्रेम्स में, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो एक कंसेप्ट हो जाता है कि एक फ्रेम में एक पूरा कंसेप्ट इंक्लूड हो जाए, जो कि एक पैराग्राफ का भी हो सकता है या एक पेज का भी। हर फ्रेम में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं: एक्सप्लेनेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। यानी कि उसकी व्याख्या कैसे की गई है, फ्रेम की भाषा कैसी है, किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है लिखने में। फिर डायग्नोसिस, निदान, कि हम बच्चे की समस्याओं का निदान करने के लिए आसानी से तत्पर रहें और बच्चे की समस्या का निदान भी किया जा सके। जब निदान हमें पता लग जाएगा, समस्या पता लग जाएगी, तो उसके अनुसार ही हम उसके लिए फिर ट्रीटमेंट तैयार करते हैं, उपचार करते हैं। वो कहते हैं ना, छोटा सा उदाहरण अगर हम लें तो बीमारी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें 2-3 टेस्ट कराने को बोल दिया, तो वो टेस्ट हमारा डायग्नोसिस हो रहा है कि हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं, जिस किसी की चीज़ का भी वो टेस्ट है। और जैसे ही हमारी डायग्नोसिस की रिपोर्ट आती है, हमारी
ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आ रही है एग्जाम्पल में, उसी के अनुसार फिर डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है। सेम यही चीज यहाँ पर यूज होती है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है, हर बच्चे में सीखने वाले में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो बच्चे की समस्याएं भी अलग होंगी। हर बच्चे की समस्या अलग हो सकती है। जब समस्याएं अलग हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता। फिर बात आती है कि बच्चा फ्रेम को पढ़ता है और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देता है। अब आंसर दे रहा है तो जहां से वो कंटेंट पढ़ रहा है वो पेज कहलाता है होम पेज, गृह पृष्ठ। और जिस पेज पर उसके रिमीडियल इंस्ट्रक्शन दिए हुए, निदानात्मक अनुदेशन दिया हुआ है, वो पेज कहलाता है रॉन्ग पेज, यानी कि त्रुटि पृष्ठ। अगर बच्चा सही आंसर दे रहा है तो वो सीधा आगे बढ़ रहा है। अगर उसके आंसर गलत है तो उसको निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपना आंसर सही करे, और आंसर सही करने के लिए उसे जो निदानात्मक अनुदेशन दिया गया है, जो पेज नंबर मेंशन किया गया है, उस पेज को जाकर स्टडी करे। हर स्टूडेंट इसी तरीके से सीखता है, अच्छी नॉलेज गेन करता है, और लास्ट में जो उसका फ्रेम की पूरी नॉलेज है वो बच्चे को आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहाँ भी इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो बच्चे का जो अंतिम व्यवहार है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, वो प्राप्त हो जाता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को समझ और गहराई से समझते हैं। ये एक होम पेज तैयार किया है और इसका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, द मीनिंग ऑफ एक्सिस्टेंटलिज्म। ये 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ आ गया जिसमें हमने अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करा। हम इस बच्चा इसे पढ़ेगा, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एक्सिस्टेंशियलिज्म द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज। 3 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और हर ऑप्शन के सामने उन्होंने एक पेज नंबर मेंशन कर दिया। ये पेज नंबर मेंशन है रॉन्ग पेज का। बच्चा पहले इस होम पेज को क्लियरली स्टडी होकर इसे पढ़ता है, समझता है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर उसका आंसर सही है तो नेक्स्ट फ्रेम पर जाता है, अगर आंसर गलत है तो ये जो पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं इन पेज पर जाता है। ये वो रॉन्ग पेजेस हैं। फ्रॉम होम पेज 1 एरर पेज 3, योर आंसर फ्रॉम होम पेज 1 इज रॉन्ग बिकॉज दिस। कि अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर ए चुना है तो उसका आंसर गलत है। क्यों गलत है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया। ऐसे ही एरर पेज नंबर 8 पर अगर किसी ने ऑप्शन बी चुना है तो उसका आंसर सही है। क्यों सही है उसका भी एक्सप्लेनेशन मेंशन हो गया उस पे रॉन्ग पेज पर। और फिर ऑप्शन सी अगर किसी बच्चे ने चुना है तो आंसर सी गलत है, और क्यों गलत है इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने उसमें मेंशन किया जाता है। जैसे मैंने लीनियर में भी बात करी थी कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, यहाँ पर मैं उसी एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाता हूँ, प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि कंपटीशन की बुक ले आए जिसमें अनसीन पैसेजेस गिवन है। हम पहले उस अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं और एक एक करके उसमें जो
क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस गिवन होते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिव टाइप का है वो टेस्ट, तो जो ऑप्शंस गिवन होते हैं हम उन्हें ट्राई करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब पूरी एक्सरसाइज हो जाती है तो बैक में जो आंसर शीट रहती है उस पर जाकर चेक करते हैं कि मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वाले अनसीन पैसेज के कितने सही हैं। इन केस अगर उसके साथ वो एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि आपका आंसर ये है तो ये सही है, क्यों सही है, ये आंसर गलत है तो क्यों गलत है, अगर वो इस टाइप के आंसर्स भी उसमें मेंशन किए होते हैं तो वो एक सटीक एग्जाम्पल है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का या ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। ठीक वैसे ही जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस में आता है, जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन ट्राई कर रहे होते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो वो और क्लोज एग्जांपल है हमारे ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हैज मोर टीचिंग मटेरियल देन लीनियर। सीधी सी बात है, जहाँ कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर और ज़्यादा मटेरियल समझाया जा सकता है, लीनियर में बहुत छोटा था। एवरी स्टूडेंट रीच द फाइनल गोल बाय बीइंग इन डिफरेंट पोजीशन एज पर हिज रिक्वायरमेंट। बच्चा लास्ट में सभी फ्रेम्स को तो कंप्लीट करेगा ही और अपने फाइनल गोल्स तक पहुंचता है। देन स्टूडेंट्स हैज कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्सेज एंड इट्स ऑर्डर। ये बच्चे के ऊपर रहता है कि वो लास्ट वाला फ्रेम पहले पढ़ रहा है या सेकंड फ्रेम पहले पढ़ रहा है या फोर्थ फ्रेम पहले पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई को रिलेशन नहीं है फ्रेम्स के बीच में। एक फ्रेम है तो उस फ्रेम में उसकी कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल है। देन स्टूडेंट्स गेट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट फॉर द करेक्ट आंसर गिवन बाय हिम, कि इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, उसके अपने आंसर का रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन मिल जाता है कि उसने जो रिस्पॉन्स दिया है, आंसर दिया है, वो सही है या नहीं है। और अगर उसका आंसर गलत है तो उसे निदानात्मक अनुदेशन दिया जाता है, जिससे कि वो अपने जो पिछला उसने अनुक्रिया करी है, रिस्पॉन्स किया है, उसे वापस से सही कर सके। इन दिस प्रोग्राम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहाँ बच्चा अपनी लॉजिकल पावर्स को इंक्रीज कर सकता है, उस पर ही फोकस किया जाता है कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। ये स्टूडेंट सेंट्रिक वर्क होता है, जो फ्रेम्स हैं वो बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इन दिस अटेंशन इज पेड टू द इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। इससे हर बच्चे की जो अपनी खुद की एबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, वो पता लग जाती हैं। हाई क्वालिटी टीचिंग में बहुत यूजफुल होता है और इसमें जो स्टूडेंट है वो कांस्टेंट रहता है, वो एक्टिव रहता है सीखने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर frames are created in such a way that complex topics can be analyzed in detail. लीनियर प्रोग्रामिंग में ये चीज नहीं थी। यहाँ पर ब्रांचिंग में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उन पर भी फ्रेम तैयार कर सकते हैं। दिस मेथड इंक्रीज द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को डेवलप करने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। बेसिक्स क्या कमियां हैं? वीक स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न बाय दिस मेथड। जो स्लो लर्नर्स हैं, जो धीरे सीखने वाले हैं, जो कमज़ोर है पढ़ाई में, वो बच्चा इसमें इस तरीके से सीखने में थोड़ा परेशानी महसूस करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्किल्ड टीचर्स की कमी है। मीन्स वो टीचर जो फ्रेम बना रहा है
उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है, और वो हर साल रिवाइज भी होने हैं, क्योंकि हर साल जो नया बच्चा आ रहा है वो अलग माइंड सेटअप का आ रहा है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है इसे बनाने में, इसे तैयार करने में। तैयार करने वाले टीचर्स को भी इस कौशल को प्रॉपरली आना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस मेथड। इट मीन्स कि छोटी क्लास के बच्चों के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। छोटी क्लास के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज की जा सकती है, लेकिन वहां की कमी होती है कि वो बड़ी क्लासेस के लिए यूज नहीं हो सकती। इट इज मोर यूजफुल फॉर दोज क्लासेस, कि बड़ी क्लासेस के लिए यूजफुल है ये मेथड, लोअर क्लासेस के लिए नहीं है। इट बिकम डिफिकल्ट टू कवर द कंप्लीट सब्जेक्ट मैटर इन इट। इस मेथड से सभी सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं किया जा सकता। हर सब्जेक्ट पर हम फ्रेम तैयार नहीं कर सकते, हर कंटेंट को हम फ्रेम्स के माध्यम से डिलीवर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।